हमने कहा कि हमने कल एसिड बेस कंसेप्ट करा। एसिड बेस किसका? लुईस एसिड एंड लुईस बेस। लुईस एसिड कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे BF3, AlCl3, NH4 पॉजिटिव, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और लुईस बेस कौन से है? जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, जैसे अमोनिया एंड वाटर, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब लिमिटेशन क्या है एसिड बेस की? लिमिटेशन क्या है बेटा एसिड बेस की? पहली लिमिटेशन है कि ये नहीं बताता कि प्रोटिक स्पीशीज कैसी है। प्रोटिक स्पीशीज की नेचर के बारे में ये नहीं बताता कि एसिडिक है वो, बेसिक है, या फिर क्या है। जैसे HCl, HBr, H2, SO4, इनके बारे में कुछ नहीं बताता कि वो उनकी नेचर कैसी है। दूसरी बात, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। किसी भी एसिड बेस की स्ट्रेंथ के बारे में भी हमें पता नहीं चल सकता लुईस एसिड बेस से। किसी भी एसिड बेस की स्ट्रेंथ के बारे में भी हमें नहीं पता चलता। तीसरी बात, ये एक्सप्लेन नहीं करता कि क्यों जो रिएक्शंस हैं, जो एसिड बेस रिएक्शंस है वो फास्ट होती है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग लुईस एसिड और लुईस बेस के अकॉर्डिंग तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। लुईस एसिड और लुईस बेस के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जो कि एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन एक्चुअल में एसिड बेस रिएक्शन कैसी होती है? फास्ट। तो इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया लुईस एसिड और लुईस बेस। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन एटम। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करे, जैसे कि नाइट्रोजन यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे लेकिन शेयरिंग दोनों एटम करें, नाइट्रोजन और बोरोन दोनों शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसका है? नाइट्रोजन का, तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन स्लो प्रोसेस है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन स्लो प्रोसेस है। तो लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में जो रिएक्शंस है वो स्लो है, लेकिन एक्चुअल में एसिड बेस रिएक्शंस कैसी होती हैं? फास्ट होती हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन लुईस ने नहीं दी थी। तो दीज आर लिमिटेशंस फॉर एसिड एंड बेस लुईस। हमने कहा, क्या कहा कि एक होता है पॉलीप्रोटिक एसिड्स। पॉलीप्रोटिक एसिड्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर मैनी रिमूवेबल प्रोटॉन, एक से ज्यादा रिमूव होने वाले प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो, उनको हम पॉलीप्रोटिक एसिड्स कहते हैं। पॉलीप्रोटिक एसिड मैनी रिमूवेबल प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल H2SO4 में 2 प्रोटॉन है, H3PO4 में 3 प्रोटॉन है। तो जब ये H पॉजिटिव छोड़ेंगे तो ये एक साथ नहीं छोड़ते बेटा, एक एक करके छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल H2SO4 ने एक H पॉजिटिव छोड़ा, किसमें कन्वर्ट हो गया? HSO4 माइनस में। HSO4 माइनस ने एक और H पॉजिटिव छोड़ा, किसमें कन्वर्ट हो गया? SO4 माइनस में। तो जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है K अल्फा, और नीचे वाले का क्या है? K अल्फा 2। तो ऐसा देखा गया कि K अल्फा 1 ज्यादा होता है K अल्फा 2 से, क्योंकि ये वाले प्रोडक्ट्स ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू दीस प्रोडक्ट्स। तो ये वाले प्रोडक्ट ज्यादा क्यों बन रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव न्यूट्रल एटम में से निकल रहा है, जो कि आसानी से निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर H पॉजिटिव एक एनायन में से निकल रहा है, जिसको निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इसकी फॉर्मेशन कम होती है। और क्योंकि इसकी फॉर्मेशन कम होएगी तो K अल्फा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। क्योंकि K की जो वैल्यू है वो डिपेंड किस पे करती है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। इसीलिए K अल्फा 1 की वैल्यू क्या हो जाती है? K अल्फा 2 से ज्यादा। यहाँ पर 3 स्टेप में रिएक्शन होगी H3PO4 में। H3PO4 में 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। K अल्फा 1 की वैल्यू ज्यादा होगी K अल्फा 2 से, K अल्फा 2 की वैल्यू ज्यादा होगी K अल्फा 3 से। दिस इज द केस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स। एक बार देखो, हम डिस्कस कर रहे हैं आयनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? आयनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हम वाटर को आयनाइज कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे ला रहे हैं। तो वाटर जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो किसमें कन्वर्ट होएगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिसोसिएशन ऑफ वाटर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिसोसिएशन, डिसोल्यूशन ऑफ वाटर, कुछ मर्जी कह लो। डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। और बैकवर्ड कौन सी है? एक्सोथर्मिक। तो Kw की वैल्यू किसके बराबर आ गई? H पॉजिटिव OH नेगेटिव बाय में वाटर की। अब वाटर की जो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन है वो 1 है, क्योंकि चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड हम ऑलवेज 1 लेते हैं, इसलिए H2O की वैल्यू 1। तो Kw किसके बराबर आ गया? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के। जब एक्सपेरिमेंट से स्टडी किया गया तो Kw की वैल्यू आई 10⁻⁻14, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बराबर होते हैं। H पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की मोलर कंसंट्रेशन बराबर होती है,
इसीलिए दोनों की आ गई 10⁻⁻⁻। दोनों की जो मोलर कंसंट्रेशन आ गई वो कितनी आ गई 10⁻⁻⁷। तो हमने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की मोलर कंसंट्रेशन निकाली है वाटर के अंदर, और दूसरा KW की वैल्यू निकाली है जो कि कितनी आई है 10⁻⁻14 मोल पर लीटर होती है वैसे मोलर कंसंट्रेशन हमेशा, तो ये भी मोल पर लीटर है। दूसरी बात हमने रिलेशन फाइंड आउट किया किसके बीच में, KW और टेम्परेचर के बीच में। तो बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, रिएक्शन किधर जाएगी, एंडो की तरफ। रिएक्शन किधर जाएगी बेटा, एंडो की तरफ, और एंडोथर्मिक किधर है, प्रोडक्ट साइड, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली KW की भी बढ़ जाएगी, क्योंकि KW इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो KW भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि डिसोसिएशन ऑफ वाटर क्या है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि डिसोसिएशन ऑफ वाटर क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन वाटर की बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट में इंक्रीज आएगा, और प्रोडक्ट में इंक्रीज आने की वजह से KW भी इंक्रीज हो जाएगा, KW भी इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटा हमने ये डिस्कस किया आज पॉलीप्रोटिक एसिड्स और आयनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में, और ल्यूइस एसिड को कंप्लीट किया।